हेलो एवरीवन। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें कुछ सिपाही और उनके साथ कुछ ऑर्क्स ये एक कैंप की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअली ये लोग एक सीक्रेट मिशन पर जा रहे थे और उनको लीड कर रहा था वही ले होंग का पुराना साथी जो पहले बागी हुआ करता था लेकिन अब जीशियू के साथ आकर मिल चुका था। वो उनको एक कैंप के पास लेकर जाता है और उसके साथ जो बाकी साथी होते हैं उनमें से दो ने आर्मर के पीछे अपना फेस छुपाया हुआ होता है और वो थे लो जाए और जी शियू। एक्चुअली वो लोग डीमन आर्मी के एक कैंप के बाहर पहुंचे हुए होते हैं। वो लोग एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर काम करने के लिए यहाँ पर आए थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ले होंग अब डीमन आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहा था और उसके साथ जो बाकी बागी थे वो भी उन्हीं के साथ ही थे और बाहर उस वक्त गार्ड का काम कर रहे होते हैं। वो उन्हीं गार्ड्स के पास ले होंग का पुराना साथी जाता है और उन्हें बताता है कि हम सारे ले होंग के सिपाही हैं और हम उसी की तरफ से एक मिशन पर गए हुए थे और सारा दिन हम लोग पहाड़ों पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके चेकिंग करके अब वापस लौटे हैं। हमारे पास ना रहने की जगह है और ना ही कुछ खाने पीने को है, तो हम क्यों ना आज रात इसी कैंप में गुजार लें, हम तो दोस्त दोस्त है ना। वो गार्ड उनको पहले तो मना करता है लेकिन फिर उनसे पासवर्ड पूछता है और वो क्या पासवर्ड था ये तो वो साथी अच्छे से जानता था। वो पासवर्ड एकदम करेक्ट होता है और इसी वजह से वो गार्ड उन पर अब शक नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि खतरा बहुत है, सख्ती है, हम लोग तुम लोगों को यहाँ ठहरने की इजाजत नहीं दे सकते। तो इस मौका पर लो जाए जो हमेशा से ही काफी इमोशनल होता है वो एकदम आगे बढ़कर हमला करने की कोशिश करता है पर जीशियू से रोक देता है और वही उनका जो साथी होता है वो आगे बढ़ता है और उसे रिश्वत देकर मनाने की कोशिश करता है कि सिर्फ एक रात की तो बात है, हमें रेस्ट रूम की जगह दे दो। अब रिश्वत में दिए हुए पैसे देखकर उनकी आंखें चमकने लगती हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, सिर्फ आज रात यहाँ रेस्ट कर लो, सुबह होते ही निकल जाना। अब अपनी इस चाल के थ्रू जीशियू दुश्मनों के कैंप के अंदर पहुंच चुका था। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वो हर तरह से उन पर नजर रख रहा था रास्ते में जाते हुए ही कि यहाँ पर कितने लोग हैं और किस तरफ से क्या क्या हमला वो लोग कर सकते हैं। उनको जैसे ही एक चौकीदार उनके टेंट के पास पहुंचाता है वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश करके ठिकाने पे लगा देते हैं। अब वो लोग अपने मिशन के अगले पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपस में स्प्लिट कर जाते हैं। कुछ एक साइड पर चले जाते हैं, कुछ दूसरी साइड पर। उन दो चार और गार्ड्स को वो लोग बेहोश करते हैं और उसके बाद जगह जगह पर आग लगा देते हैं। वो चाहते थे कि इनके कैंप में हर तरफ हड़बड़ी मच जाए, सारे सिपाही बौखला जाएं और इवन के उनके सारे घोड़े भी आग को देखकर डरकर वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। अब आग हर तरफ से फैल चुकी थी। गार्ड्स भी आग बुझाने के लिए अंदर चले जाते हैं और ये देख रहा होता है मिंग यू और उसके साथ बाई चुआन जो उनके शियू कैंप को साथ लिए उन पर हमला करने के लिए एकदम तैयार खड़े थे। वो अपने बहुत सारे सिपाहियों को साथ लेकर उन पर अटैक कर देते हैं। अब इस हड़बड़ी में बाहर से दुश्मनों का अटैक और अंदर से लगी हुई आग, डीमन आर्मी को समझ ही नहीं आ रही थी कि वो करें तो क्या करें। वो इस सरप्राइज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और उनके घोड़े भी सारे भाग चुके थे। यहाँ पर मिंगयू को दिखाते हैं कि वो और बाई चुआन जब शियू कैंप को लीड कर रहे होते हैं तो वो बहुत अच्छे फाइटर थे, बहुत अच्छे से तलवार चलाते थे और तीर भी बड़े ठीक निशाने पर लगाते थे, जबकि बाकी शियू कैंप वाले वो पहली दफा घोड़े पर चढ़कर तीर चलाना सीख रहे थे, उनके तो निशाने भी इधर उधर हो रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि उस टाइम पर हालात उनके साथ थे तो वो लोग काफी आगे तक बढ़ जाते हैं और बाई चुआन वो बहुत अच्छे से सारे दुश्मनों का मुकाबला करती है। इस सारी हड़बड़ी में डीमन आर्मी का जनरल भी अपने कैंप से बाहर निकलता है और अपने टेंट से बाहर निकलकर वो लोगों को डिवाइड करता है कि कौन मुकाबला करेगा और कौन आग बुझाएगा। यहाँ पर काफी देर तक फाइट चलती रहती है लेकिन ज्यादा नुकसान डीमन आर्मी का ही होता है। लेकिन अब डीमन आर्मी का जनरल उनको संभालने के लिए पहुंच चुका था। वो लोग दोबारा से गैदर होने लगते हैं, उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी, इसलिए अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अब बाईचॉन ऑर्डर करती है कि वो लोग वापस मुड़ेंगे, इतना नुकसान पहुंचाना काफी था। अब वो लोग तो जा चुके होते हैं और इतने में वहां पर उनका जनरल आता है और पूछता है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने अटैक किया। ये स्टर्लिंग का स्क्वाड तो नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स ये तो वो था ही नहीं। उनके गार्ड्स तो सारे मारे जा चुके थे, अब कोई क्लू देने वाला भी नहीं था कि ये किसकी साजिश है। लेकिन जो निशानियां जीशियू और उसके साथियों ने छोड़ी थी उनसे यही नजर आ रहा था कि ये उनके ही अपने एक साथी जिसका नाम मार्कस था, ये उसके सबऑर्डिनेट्स थे जिन्होंने हमला किया है। इतने में एक सिपाही अचानक से आता है और उनको न्यूज देता है कि अभी अभी खबर मिली है कि मार्कस ने गद्दारी की है, वो हमें धोखा देकर दुश्मनों के साथ मिल चुका है।
ये खबर सुनकर वो जनरल एकदम हैरान होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग उसे लगा था वो अंदाज जिससे उस सिपाही ने उसे बुलाया था। वो उसे योर हाइनेस कह रहा था। कोई भी उसका सिपाही उसे इस तरह से नहीं बुलाता था। उसे फौरन से शक हो जाता है और वाकई फिर हमें पता चलता है रेड आइज से कि उस आर्मर के अंदर और कोई नहीं, हमारा हीरो जी शियू है, जो उसी मौके का फायदा उठाते ही उस जनरल पर अटैक कर देता है। उसका वार बहुत डेडली था। वो जनरल वहां पर जख्मी होकर गिरा पड़ा होता है और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जी शियू दुश्मनों के कैंप में पकड़ा जाता है अपनी एक गलती की वजह से, क्योंकि उसने गलत नाम ले दिया था। लेकिन इससे पहले कि कोई उसे पकड़ सकता, उसका वार बिजली से भी तेज था। वो उन्हीं के ही जनरल युन शोए पर हमला कर देता है। उनका जनरल तड़प कर नीचे गिरता है। उसका एक बाजू भी कट गया था और वो जख्मी भी हो गया था। अब सारे दुश्मन इकट्ठे जी शियू पर हमला कर देते हैं। वो उसे घेर लेते हैं कि एक दुश्मन उनके ही कैंप में घुसकर उन्हीं के जनरल को मार रहा था। ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जी शियू उन सारों से ज्यादा पावरफुल था। उसकी स्किल्स भी सबसे ज्यादा थी। वो अपनी स्किल्स का यूज करते हुए उन सारों को डॉज करता है, सबसे मुकाबला करता है और उनकी नजरों के सामने वहां से भाग भी जाता है, और वो भी बिल्कुल ठीक ठाक। उसके बाद हमें डीमन के जनरल जुन शोई को दिखाते हैं, जो उस वक्त अपना ट्रीटमेंट करा रहा होता है। उसे बहुत दुख था, एक हाथ कट गया था और घायल भी शदीद हुआ था। और इससे भी ज्यादा उसे इंसल्ट फील हो रही थी कि कैसे उसके कैंप में घुसकर जनरल को जिस तरह से मारा गया है, ये बहुत इंसल्टिंग था। इतने में उसके सिपाही उसे नए ऑर्डर्स लेने के लिए आते हैं कि आगे क्या करना है। लेकिन उस बेचारे की हालत तो इतनी खराब थी कि उसे तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, और वो बेहोश होने से पहले इतना ही कह जाता है कि अपने सारे ट्रूप्स को वापस बुला लो, अगली प्लानिंग बाद में की जाएगी। उसके बाद हमें जी शियू को दिखाते हैं, जो अपने फ्रेंड्स के साथ इतना बड़ा कारनामा करने के बाद वापस जा रहा होता है। वो काफी खुश नजर आता है क्योंकि उनका प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल रहा था। यहाँ पर जी शियू अपने कारनामे सुनाते सुनाते बहुत बड़के भी मारता है और बताता है कि उनके जनरल का एक हाथ मैं काट कर आया हूँ। देखो मैं कितना बहादुर हूँ और मेरा प्लान कितना जबरदस्त था। अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने ये करना था कि इनको ठिकाने लगाने के बाद अपने मेन स्क्वाड से जाकर मिलना था, और उसके बाद पूरी स्ट्रेंथ के साथ वो लोग स्टर्लिंग की तरफ जाएंगे पाई सिटी में। दूसरी तरफ हमें स्टर्लिंग को दिखाते हैं, जो इस वक्त जंगल में फंसा हुआ होता है। लेकिन उसका एक ऑफिसर उसके पास आकर उसको रिपोर्ट देता है कि जो लोग भी हमें घेरे हुए थे वो अचानक से वापस चले गए हैं, क्योंकि पीछे उनके कैंप पर हमला हो गया था। उनकी सप्लाई लाइन टूट चुकी थी, इसलिए अब वो सारे वापस मुड़ गए थे। स्टर्लिंग ये सुनकर काफी हैरान होता है कि ऐसा कौन कर सकता है, लेकिन वो लोग खुश थे कि एटलीस्ट वो सेफ है और अब वो वापस अपने कैंप में पाई सिटी में वापस जाएंगे। अब स्टर्लिंग और उसकी सारी आर्मी ठीक ठाक पाई सिटी में पहुंच चुकी होती है, लेकिन अभी तक उनको ये मालूम नहीं पड़ा था कि आखिर ये कारनामा है किसका, किसने उनकी जान बचाई है। स्टर्लिंग ये सब बाद में सोचेगा। पहले तो वो रेस्ट करना चाहता था, लेकिन इतने में उसका एक सिपाही उसे रोक कर बताता है कि बाहर से कोई बड़ी आर्मी आ रही है। वो लोग एक दफा तो परेशान हो जाते हैं। स्टर्लिंग अपने सारे सिपाहियों को हमले के लिए तैयार होने को कहता है, लेकिन जब वो गौर करते हैं तो सबसे आगे उनको लीड कर रहा था जी शियू, और वो आते ही अनाउंस करता है कि छोटा भाई अपने बड़े भाई की हेल्प करने के लिए आया है। और उसे देखते ही स्टर्लिंग के फेस पर एकदम स्माइल आ जाती है। वो दोनों भाई मिलते हैं, बहुत सी बातें करते हैं। स्टर्लिंग उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, इतना खतरनाक प्लान, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन जी शियू, जैसा कि उसका मिजाज है, वो कहता है कि मुझे तुम में तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, तुम जियो या मरो। मैं तो सिर्फ इसी शौक में आया हूँ कि मैं डीमन गॉड एम्परर को मारना चाहता हूँ, उससे मुकाबला करना चाहता हूँ। लेकिन ये बात तो स्टर्लिंग भी अच्छे से जानता था कि ये सब झूठ है। वो अपने भाई की परवाह में आया था। दूसरी तरफ हमें डीमन गॉड एम्परर को दिखाते हैं, जिसको ये सारी रिपोर्ट मिल रही होती है कि किस तरह से उसका जनरल बुरी तरह से मारा गया है, उसका एक हाथ भी कट गया है, और स्टर्लिंग वो बिल्कुल ठीक ठाक वापस पहुंच गया है। यहाँ पर हमें डीमन गॉड एम्परर के दो प्रिंस को भी दिखाते हैं। उसके दो बेटे थे, एक का नाम कालान था और दूसरे का नाम था काडोन। कालान वहां अपने डैड के सामने युन शोए की साइड लेता है और कहता है कि वो तो बहुत बहादुर जनरल था, लेकिन ये हमारे बीच ही कुछ गद्दार थे जिन्होंने उनका साथ दिया, जिसकी वजह से उस बेचारे का प्लान भी बेकार गया और वो जख्मी भी हो गया। लेकिन इस बात से इत्तेफाक काडोन नहीं करता था।
वो अपने भाई से लड़ने लगता है और कहता है कि सारी की सारी गलती युन शोए की थी। एक्चुअली उन दोनों भाइयों की आपस में बनती ही नहीं थी और इस मौके पर उनके डैड उन दोनों को चुप कराते हैं और दोनों भाइयों को अलग अलग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं। कालान के हिस्से में कोई बड़ा काम नहीं आया था, उसने सिर्फ एक जनरल का ख्याल रखना था जो कि आजकल गेस्ट था। और साथ ही साथ वो नेक्स्ट प्लान बनाता है कि अपनी सेना के नेक्स्ट 2 सेक्टर्स को साथ लेकर वॉरेन फोर्ट की तरफ जाए जहां पर आजकल डिलिन था और उसे हर तरफ से घेर कर उस पर हमला करने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ पर उसका एक जनरल उसको मशवरा देता है कि अगर हमने ज्यादा सेना लेकर वहां पर अटैक किया तो स्टर्लिंग, वो पहले तो कमजोर था लेकिन अब वो दोबारा से पावर में आ गया है, वो पीछे से हमारी सप्लाई लाइन काट देगा और हमें काफी नुकसान भी हो सकता है। उसका ये पॉइंट काफी वैल्यूएबल था और इसको एम्परर कंसीडर भी करता है और इसी वजह से वो अपने अगले प्लान के अकॉर्डिंग अपने बेटे कार्डोन को ऑर्डर करता है कि तुम प्रिंस हो, तुम्हें सारी दुनिया के सामने एग्जाम्पल कायम करनी चाहिए, इसलिए आपकी दफा तुम खुद ट्रूप्स को लीड करोगे और जाकर स्टर्लिंग को सबक सिखाओगे। हमें हर हाल में उससे पाई सिटी वापस चाहिए, उसके बाद ही हम डिलन की तरफ बढ़ेंगे और कोई और प्लान करेंगे। अब कार्डोन वो तो बहुत नखरे में आ जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका टास्क ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसके भाई से, तो वो कालान पर लुक डाउन करने लगता है। उसके बाद जब दोनों राजकुमार बाहर जाते हैं तो जनरल जूलिन वो एम्परर से कहता है कि बेशक आप जो मर्जी कहें, कार्डोन वो बहादुर है, समझदार है, लेकिन स्टर्लिंग को हम ज़ीचुआन का टाइगर कहते हैं, वो उसका मुकाबला कैसे करेगा, ये दोनों कंपैटिबल हैं ही नहीं। आगे से एम्परर उसे कहता है कि मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, तुम उसे ज़ीचुआन का टाइगर कहते हो, वो सिर्फ टाइगर ही नहीं है बल्कि वो एक फॉक्स की तरह है, वो बहुत चालाक है और बहुत हिम्मत वाला भी है, तभी तो उसने मुझे मारने के लिए इतना बड़ा प्लान रचा था। और वो ये कहकर जनरल को चुप भी करा देता है कि कार्डोन वो मेरा प्रिंस है, उसे बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा और ये करके दिखाना ही होगा, मैंने जो भी किया है सोच समझ कर किया है। जबकि बाहर जाकर दिखाते हैं कि कालान कार्डोन से काफी जेलस था, लेकिन फिर भी वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि तुम टीम लीडर बन गए और तुम्हें बहुत बड़ा टास्क मिला है, उसे बेस्ट ऑफ लक भी करता है, लेकिन साथ ही साथ उसे डराने की कोशिश भी करता है और उसे नीचा भी दिखाता है कि कहाँ तुम और कहाँ स्टर्लिंग, तुम क्या उसका मुकाबला करोगे, ध्यान से रहना, कहीं तुम भी हाथ कटवा कर या हमारी नाक कटवा के वापस ना आ जाना। जबकि कार्डोन वो बड़े जोश और जज्बे से आगे से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, ज़ीचुआन का टाइगर उसे मैं अपने सामने बो डाउन करा के ही रहूंगा। कालान ने ऊपर से तो उसे बेस्ट विशेस दी थी, लेकिन दिल में तो वो उसका बुरा ही चाहता था। ऑफ कोर्स वो दोनों थ्रोन के लिए एक दूसरे के राइवल जो थे, और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।